और एक और बात बोलता हूँ, जो पीछे छूटते हैं ना उसमें से 90% भली भांति जानते हैं क्यों पीछे इसलिए छूटे, क्योंकि उन्होंने चुना पीछे छूटना। 6 साल पहले मेरे पास गीता आई थी। भगवत गीता पढ़ने का बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, एक शब्द भी मुझे। फिर एक दिन आपका एक यूट्यूब पे वीडियो था, वेदांत का समग्र अध्ययन कर लो, बहुत सारे उपनिषदों को पढ़ लोगे, ब्रह्म सूत्र को समझ लोगे, तो जान जाओगे कि कौन सा अर्थ है जो उपनिषद सम्मत है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों ने खुद पढ़ा ही नहीं है। कभी किसी ने गीता को, वेदांत को इतना सम्मान, इतना प्रेम दिया नहीं है कि समय लगा करके बैठ के पढ़े। मैं गीता सेशन सुन रही हूँ इतने 2 साल से करीब तो कुछ लोग हंसी भी उड़ाते हैं सर। तो फिर वो है ना, मुझे तो विश्वास है खुद पे, तो पर फिर भी थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि कहीं सच में मैं, ये ऐसी चीज़ है जो आपको लगातार मिल रही है, और आपको लगातार जो इसका दाम है वो चुकाना पड़ेगा। लगातार सांस की तरह है, जो चल रही है पर कभी भी रुक सकती है, तो सतर्क रहना होता है। 2 साल पहले जो लोग सबसे मुखर खिलाड़ी हुआ करते थे, वो अब कहीं देखने को नहीं मिलते। आप आ जाते हो और बहुत ज़ोर शोर से आते हो, ऐसे आते हो कि बिल्कुल आके वहाँ फैल गए, बिखर गए, और उसके 4 महीने बाद सन्नाटा। यहाँ जो रिश्ता होता है बोध के स्रोत से, वो पल भर में भी टूट सकता है, लेकिन अपनी ओर से नहीं तोड़ेंगे वो। तो फिर वो सिर्फ पीछे छूटते नहीं हैं, वो विलुप्त हो जाते। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम प्रीति है, मैं इंदौर से हूँ और मैं आपको पिछले 2 साल से सुन रही हूँ। परिवर्तन ये आया है कि मैं अकेली यहाँ आ गई आज, और मैं आ गई। दूसरी बात, मैंने घर पे किसी को बताया नहीं, सिर्फ मेरी बेटी को पता है और किसी को नहीं बताया। रात को फ़ोन आया था मेरे हस्बैंड का, तो मैं सो गई थी, करीब 11 बजे के आसपास फ़ोन आया, बोलते हैं घर पे कब तक आओगे। मैंने बोला मैं दिल्ली जा रही हूँ। आचार्य जी, उसके बाद से बम 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 ऐसी आवाज़ आती रही दरवाजे पटकने की और कोई आवाज़ नहीं आई। मैं हेलो हेलो बोल रही थी, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। मैंने सेकंड टाइम कॉल किया और फिर उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना कोई विशेष मुद्दा है नहीं। मैं जो इस काम के लिए आई हूँ, वो काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरा एक प्रश्न जो था, वो प्रश्न का जवाब आपने आधे से ज़्यादा सेशन में वो हो गया है, प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया है, तो प्रश्न तो कुछ रहा नहीं। बस लास्ट का उसमें ये था मेरा कि जब हम जगह जगह जाके चिपक जाता है अलग अलग विषय से, व्यक्ति से, तो उसका ये आदत खुद की भी होती है कि वो फिर अपने विषय दूसरे भी बना लेता है। एक जगह चिपकता है, फिर दूसरी जगह चले जाता है। अभी मेरा लास्ट का ये था कि अभी जैसे मैं गीता सेशन सुन रही हूँ इतने 2 साल से करीब, और आपको दिन भर ही ऑलमोस्ट सुनती हूँ। ऑफिस तो बहुत एक सेकेंडरी रह गया है, आपको ही सुनने का काम है मेरा, खाना बनाते टाइम भी और हर समय, ड्राइविंग के टाइम भी, ऑफिस के टाइम पे भी। लेकिन है ना, अब थोड़ा सा एक डर ऐसा हो गया है, क्योंकि मेरी भी आदत थोड़ी ऐसी है। अधिकतर जब मैं कभी भी किसी को सुनती थी, तो लोग यही बोलते थे, हाँ अब आप इसको सुनते हो, अब आप, वो कुछ लोग हंसी भी उड़ाते हैं सर। तो फिर वो है ना, एक मुझे तो विश्वास है खुद पे, तो पर फिर भी थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि कहीं सच में मैं माया के आवाज़ में आके ये सब छोड़ तो नहीं दूंगी ना। मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, इन एनी कंडीशन, चाहे सब कुछ छूट जाए, मुझे ये नहीं छोड़ना है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं छूटेगा। कोई गारंटी आपसे मांगने आई हूँ मैं। ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं। इसकी सचमुच कोई गारंटी नहीं होती है कि कोई चीज़ जैसी आज चल रही है वैसे ही कल भी चलेगी। सर ये तो बदलता नहीं है ना, पर आपने बोला सत्य नहीं सत्य नहीं बदलता। बदलता हाँ, ना। सत्य नहीं अभी हम बदलेगा। इतना इतना भीतर से परिमार्जित हुए नहीं होते कि कह सकें कि मामला सत्य के तल पर आ गया है। उसमें और बातें रहती हैं, अब आप कह रही हैं, दूसरे हंसी उड़ाते हैं, उससे फ़र्क पड़ जाता है, ये सब हो जाता है। सत्य को थोड़े ही आत्मसंशय हो जाता है, पर अभी हो रहा है ना।
नहीं, हाँ। हरगिज़ नहीं होगा सर। पहले जब शुरुआत थी तो लोग बोलते थे, और शुरुआत मतलब 5-6 साल पहले जब मेरे पास गीता आई, मेरा सफ़र आपसे ऐसे हुआ है आचार्य जी, ये बात बोलना, सॉरी मैं समय ले रही हूँ, पर 6 साल पहले मेरे पास गीता आई थी, और भगवत गीता पढ़ने का बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, एक शब्द भी मुझे। कंटिन्यूसली मैं यूट्यूब पे सर्च करा करती थी कि कैसे असली चीज़ तक पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ, सब कुछ जीरो रहता था मेरे सामने। एक एक शब्द एक एक श्लोक पे बार बार आती थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता था। उसके बाद फिर सडनली एक दिन आप, मैं मतलब उसकी पहले तो मैं रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन और नारद गीता, रिभु गीता और चैतन्य महाप्रभु, न जाने मैं कहाँ कहाँ पहुँच गई, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। फिर एक दिन आपका एक यूट्यूब पे वीडियो था, कृष्ण कौन है, तो फिर जैसे ही वो मैंने वीडियो सुना, उसके बाद मेरी जर्नी ख़त्म हो गई, सर्चिंग वाली। देखिए, न छूटे तो अच्छा ही है, लेकिन झूठा आत्मविश्वास ज़्यादा घातक होता है। इससे अच्छा होता है कि ये सतर्कता बनी रहे कि माया तो आखिरी सांस तक है, तो वो कभी भी भांजी मार सकती है। ये याद रहे तो बेहतर रहता है, क्योंकि ऐसा है। यहाँ तो ना कि वो साहब का है कि जब आप माया को सोचते हो कि मरी पड़ी है, आप उस वक्त भी अगर जा कर के देखोगे तो उसका जो पिंजर होगा, स्केलेटन, वो भी धीरे धीरे सांस ले रहा होता है। आशा ये है कि जब तक आपका पिंजर सांस ले रहा है, तब तक माया का पिंजर भी सांस ले रहा है, वो कभी नहीं मरती। तो भूलने भटकने की संभावना तो देखिए हमेशा रहेगी, और वो आप उस तरफ ले जाते हैं जहाँ मैं आमतौर पे जाना नहीं चाहता। लेकिन बोध का स्रोत जब ग्रंथ की जगह कोई व्यक्ति होता है, तो उसका थोड़ा सा अतिरिक्त लाभ बस यही हो जाता है, उसकी जो सशरीर उपस्थिति है वो आपको ये जताने के काम आती है कि तुम भटक सकते हो, और जब भटकते हो तो वो फिर शरीर रूप में अनुपस्थित हो जाता है तुम्हारे लिए। ऐसे समझिए कि आपके पास ग्रंथ है, और ग्रंथ आप अपने साथ रखती हैं अपने पर्स में, मान लीजिए आप भटक भी गई हैं तो आपके पर्स में पड़ा रहेगा। आप भटक भी गई हैं, आपके पर्स में पड़ा हुआ है, आप उसे लेके जाइए कहीं भी। तो ग्रंथ इस मामले में लाचार होता है कि वो आपको ये खुद एहसास नहीं दिला पाएगा कि तुम भटक गए, कोई प्रमाण नहीं दे पाएगा। क्या प्रमाण देगा? पहले भी आपके पर्स में वो ग्रंथ था, छोटी सी ऐसे एक, और अभी भी है, तो कुछ नहीं बदला। लेकिन जब कोई व्यक्ति होता है ऐसा शरीर, आप जब भटकते हो तो फिर वो शरीर रूप में आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। इस अर्थ में समझ लीजिए कि अभी आप यहाँ आकर के बैठी हैं, आप भटक जाइए, आप गीता से दूर हो जाइए, तो फिर आप यहाँ आके थोड़ी बैठोगे। तो एक खुला प्रमाण खड़ा हो जाएगा सामने, एक जोर से चिल्लाता हुआ सबूत कि आपके लिए कुछ अब बदल गया है, आप भटक गए हो। वो सबूत एक छपा हुआ कागज का ग्रंथ नहीं दे सकता। भटकना हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हमको ये याद रखना चाहिए। आप पूछ रहे हैं ना कि कैसे ना हो भटकना, तो ये याद रखना ही विधि है। अगर जितना आप ये याद रखोगे कि कभी भी हाथ आई चीज छूट सकती है, भटकाव कभी भी संभव है, जितना ये आपको याद रहेगा, भटकने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। इसकी जगह अगर हमने एक आत्मविश्वास पकड़ लिया कि मुझको तो मिल गया, तो वो लगभग एनलाइटनमेंट जैसी चीज़ हो गई ना फिर कोई, कि मुझे तो मिल गया। वो बड़ी माया होती है।
जिनको लगता है कि मुझे तो अब कोई आखिरी चीज़ मिल गई, उनसे हाथ आई चीज़ भी छूट जाती है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको लगातार मिल रही है और आपको लगातार जो इसका दाम है वो चुकाना पड़ेगा लगातार। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो लगभग बिजली की तरह है। आप बिजली पैक करके घर में नहीं रख सकते। रख सकते हो क्या? ठीक है, कोई बड़ा कैपेसिटर हो सकता है, पर कितना बड़ा होगा? बहुत कितना बड़ा हो सकता है? ये ऐसी चीज़ है जो हर महीने आपके घर आती है और आप हर महीने इसका बिल देते हो, एनरोलमेंट। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज़ नहीं कि एक बार ले ली और पैक करके रख ली। ये एक सतत प्रवाह, एक जीवंत चीज़ है जिसका कनेक्शन कभी भी कट सकता है। और ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको लगातार सतर्क रखेगी कि अरे अंधेरा हो गया क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने इसकी कदर नहीं करी। ये बैटरी नहीं है, ये इन्वर्टर नहीं है, ये कैपेसिटर नहीं है, ये कोई चार्ज्ड चीज़ नहीं है। ये एक जीवित प्रवाह है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कभी भी रुक सकता है। सांस की तरह है, जो चल रही है पर कभी भी रुक सकती है। तो सतर्क रहना होता है, और उस सतर्कता ही तो चाहिए। आश्वस्त मत मांगिए, सतर्कता मांगिए। ये मत पूछिए कि मुझे गारंटी दे दीजिए कि आप कभी दूर नहीं होंगे। ये कहिए कि इतना हो जाए कि मैं सदा सतर्क रहूं ताकि दूर ना होने पाऊं। गारंटी मिल गई, गारंटी मिलते ही आदमी क्या करता है? सोने चला जाता है, लापरवाही आ जाती है। गारंटी का तो मतलब ही है कि अब तो हमारे हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो फिर जैसे हमारे औपचारिक रिश्ते होते हैं वैसी बात हो जाएगी ना, कि अब तो ये भाई है मेरा, तो अब पूरे जन्म भाई ही है। ये कभी भाई आपका बोल सकता है कि अब मैं तेरा भाई नहीं हूं? तो ये तो वैसी बात हो जाएगी। फिर उसमें कोई दम नहीं रहता। माँ नहीं बोल सकती तेरी माँ नहीं हूं, बाप नहीं बोल सकता, तो वो तो फिर हो गया, अब तो चिल। ये चीज़ ऐसी है जिसमें कुछ भी कभी जम नहीं जाता, जिसमें कुछ भी कभी स्थायी नहीं हो जाता, जिसमें कभी भी कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं हो जाता। हो सकता है आपका 50 बरस का नाता हो, एक पल में आप तोड़ सकते हो, क्योंकि हम जिस चुनाव को वेदांत का मूल कहते हैं, वो चुनाव तो प्रतिपल है ना। तो 50 साल का रिश्ता भी एक पल में टूट सकता है। कोई ये ना सोचे कि 50 साल का हो गया। वो घर में होता है कि हमारी 50 साल की शादी है, अब थोड़ी टूट जाएगी। अध्यात्म में वैसा नहीं होता। यहाँ जो रिश्ता होता है बोध के स्रोत से, वो पल भर में भी टूट सकता है, लेकिन अपनी ओर से नहीं तोड़ेंगे। वो तोड़ने का काम हमेशा जो छात्र होता है उसकी ओर से होता है। कभी लापरवाही में, कभी आत्मविश्वास में। वो कहता है कि अब मुझे तो, मेरा तो मिल गया, मुझे हो गया, या कि मैं तो वहां पहुंच गया हूं जहां से मैं नीचे गिर ही नहीं सकता। जैसे ही इस तरह की भावना आती है वैसे ही गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको जो अभी बता रहा हूं, ये वो चीज है जो संबंध टूटने से बचा देगी। उसका नाम है सजगता, सतर्कता। वही बचा सकती है सिर्फ। बाकी कोई गारंटी नहीं है, एकदम गारंटी नहीं है। मैं तो आप लोगों का देखता रहता हूँ ना। अब कम्युनिटी भी कितनी 2 साल पुरानी तो हो ही रही होगी कम से कम। दीप जी, कितने साल हो गए जब से ये फीड के? कितने, 2 साल से ऊपर हो गए होंगे अब। 2 साल हो गए करीब। 2 साल पहले जो लोग सबसे मुखर खिलाड़ी हुआ करते थे, हर 3 घंटे में एक इतना लंबा लंबा आ रहा है, वो अब कहीं देखने को नहीं मिलते। हम्म। और ये क्रिया प्रक्रिया हर 6 महीने चलती रहती है। आप आ जाते हो और बहुत ज़ोर शोर से आते हो, ऐसे आते हो कि बिल्कुल आके वहाँ फैल गए, बिखर गए। अपने से ऊपर वाली 6 पोस्ट और नीचे वाली 6 पोस्ट पर भी छा गए, ऐसे जैसे फैल गए। और उसके 4 महीने बाद सन्नाटा। हाँ, कहाँ गया उसे खोजो। बहती पवन सा था वो। और फिर खोजने भी जाओ तो फोन भी नहीं उठाते। तो ये सब तो आवत जावत जीवन प्रपंच है, रोज देखते हैं, बहुत होता है।
आपको इसलिए नहीं बता रहे कि आप डर जाओ या हतोत्साहित हो जाओ, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सतर्क हो जाओ। हमें घर मिल गया, हमें घर मिल गया, ये कम्युनिटी हमारा घर है। तो घर से भाग कहाँ गए? नजर क्यों नहीं आ रहे, कहाँ हो? हम्म। घर से भाग के यहीं आएंगे, हाँ, जाएंगे। आप जो कर रहे हो वो अच्छा हो सकता है निसंदेह, बस मैं ये कह रहा हूँ खतरे बहुत हैं। ठीक है, तो खतरों से सावधान रहिएगा। लव यू आचार्य जी। तो मैं ये बोल रही थी कि इसमें ना एक चीज़ ये भी होती है कि जब हम कुछ बड़ा काम नहीं चुनते ना, जैसे ही इन्होंने बोला कि मैं सुन रही हूँ, अगर इससे कुछ बड़ा काम नहीं उठाएंगे, वो सुनना सुनना होता चल रहेगा ना, तो तब बड़ा खतरा हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ था कि वही चल रहा है, वही चल रहा है, तो लगता है हमें सब आता है, और आपको थोड़ा सा ऐसे लेते हैं लाइट। आचार्य जी अपने पड़े हैं साइड में, चल रहे हैं फ़ोन में, और अपना दिमाग कहीं और लग रहा है। तो फिर जब कुछ थोड़ा काम उठाया है उसके आगे, तो अभी लग रहा है कि आपकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। और वो जो थोड़ा काम है वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थितियाँ, हाँ, या वो मांग मैं खुद पैदा कर दूंगा ना। कोई बच्चा छठी में है, वो बार बार बोले कि मुझे सब आ गया, मुझे सब आ गया, तो मैं क्या करूँगा? सिलेबस पढ़ा तो मैं उसे 7वीं की किताब दे दूंगा, और 7वीं की किताब जब आएगी तो हो सकता है कि फिर भारी पड़ने लगे, पर हो सकता है कि आत्मविश्वास अभी भी बना रहे, और हम कहें कि 7वीं वाला काम भी हो गया, हो गया, हो गया, तो मैं क्या करूँगा? तो आप जितना ज़्यादा बोलोगे कि आप यहाँ जम गए हो, उतना ज़्यादा मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो आपको शायद उखाड़ दे। अब यही वो कीमत है जो अदा करनी पड़ती है, क्योंकि आप अगर जम गए हो तो अब आपको काम भी तो भारी मिलेगा ना। और मैं न भी दूं काम तो स्थितियां दे देंगी, मैं न भी दूं तो स्थितियां दे देंगी। फिर याद रखिए, एक जीवंत प्रवाह है, इसमें लगातार विस्तार होता रहता है। जानते हो, मैं जिस काम पे हूं उस काम को करते अब लगभग 20 साल हो रहे हैं। बहुत बहुत कम लोग टिके हैं मेरे साथ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ मेरे काम के लाभार्थी हैं, जो मेरे छात्र रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे साथ चलते थे, कंधे से कंधा मिला के, जो मेरी संस्थाओं का ही हिस्सा हुआ करते थे। वैसे शायद अगर मैं गिनूंगा तो 500, 700, 800 लोग होंगे जो कभी फॉर्मल रूप से यहाँ काम करते थे और अब नहीं करते हैं। उसकी क्या मूल वजह है? उसकी मूल वजह यह है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कोई एक काम नहीं है कि मैंने ये गीता का श्लोक है आपको आज बता दिया, ये 5:22 जो है आज का, ये शायद मैं आज से 10 बार पहले भी आप लोगों के साथ, आपके साथ नहीं तो किन्हीं और लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूँ। हमारा जो काम है वो लगातार आगे बढ़ते रहने का है। आज जो मैंने अर्थ कहा 5:22 का, अगली बार जब भी मौका मिलेगा और बात होगी तो शायद मैं इससे कुछ अलग बात बोलूँगा, आगे की बात बोलूँगा। आज हम जिस तल की एक संस्था के तौर पर चुनौतियां उठा रहे हैं, आज से 1 साल बाद हम उससे बड़ी चुनौतियां उठा रहे होंगे। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी ये बहुत ज़रूरी रहा है कि मैं सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ूं, मैं और ज़्यादा गति से आगे बढ़ूं। तो इतना ही काफ़ी नहीं है कि आगे बढ़ रहे हो, आगे तो आप एक कांस्टेंट गति से भी बढ़ सकते हो। हमारा काम क्या है कि हाँ, आगे बढ़ने की गति भी बढ़ती रहे। संस्था से लोग इसलिए छूट गए क्योंकि उन्हें मैं तो शायद पसंद हूं, मेरी गति नहीं पसंद है। मेरे साथ होना आनंद की बात बाद में है, चुनौती की बात पहले है। मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना आसान नहीं है।
क्योंकि मेरा काम है तो एक्सेलरेट करते रहना। उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। हाँ, मैं बैठ जाऊँ महफिल जमा करके किसी एक जगह पर और कहूँ चलो अब दोहे और चौपाइयाँ होंगी, रसास्वादन करते हैं और रोज़ रात में 8 घंटे यही हुआ करे, तो कोई ना छोड़ के जाए, कोई ना छोड़ के जाए। सैलरी वगैरह की उतनी नहीं बात होती, आधी सैलरी पर भी लोग रुक जाएंगे, कहेंगे ये बढ़िया है। रोज़ 7 बजे से लेकर आधी रात तक यहाँ पर ठंडाई घोटी जाती है और सब बैठ बैठ करके ऐसे आध्यात्मिक मुशायरा चलता है, कोई ना भागे। पर दिक्कत ये है कि संस्था में भी जो लोग हैं वो भी कोई आध्यात्मिक बात मुझसे तभी सुन पाते हैं जब आप लोग सुनते हो गीता प्रतिभागी, नहीं तो इनसे मजाल है कि मेरे मुंह से ये ब्रह्म सुन लें। पहली बात तो इनका मुझसे वास्ता ही नहीं पड़ेगा, और कभी पड़ भी गया तो मैं तो इनसे सीधे एक प्रोफेशनल की तरह नंबर्स, मेट्रिक्स और टारगेट्स पर बात करूंगा और परफॉर्मेंस पर बात करूंगा। वो मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। हमने अध्यात्म का ये स्वरूप इतिहास में बहुत कम देखा है, जहाँ केंद्र पर मामला विशुद्ध आध्यात्मिक है, लेकिन जो बॉडी है वो पूरे तरीके से एक प्रोफेशनल कॉरपोरेट बॉडी है। जैसे कोई भी कॉरपोरेशन लगा रहता है कि हमें अपनी रीच बढ़ानी है, वो कहते हैं हमें अपनी सेल बढ़ानी है, हमें मार्केट शेयर कैप्चर करना है, उनके पास ये मैट्रिक्स होती हैं। हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स हैं, पर हमारे पास भी हमारी हैं, और हमारे पास जो है हमारी, हम उन्हें और ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो क्यों ज़रूरी हैं। दुनिया ने धर्म का वो रूप देखा है जहां केंद्र पर भले ही कॉरपोरेट ग्रीड हो, पर बाहर बाहर कुछ नहीं करना है। बाहर बाहर क्या करना है? बाहर बाहर, बिल्कुल बाहर बाहर है राम नाम जपना, और केंद्र पर क्या है? पराया माल अपना। जनता ने वो रूप देखा और वो रूप स्वीकार है कि बढ़िया मस्त बैठे हुए हैं और ऐसे सब लोग बैठो बच्चा भजन करो, आनंद बरस रहा है, रस बरस रहा है। भले ही पीछे वहां पर सारा वो जितना भी गल्ला था वो गल्ला गिना जा रहा हो, 2 चेले बैठ के गल्ला ही गिन रहे हैं दिन रात। वो रूप स्वीकार होता है मैं कि बाहर बाहर ऐसा लगे कि मामला बिल्कुल धार्मिक है, और भीतर केंद्र में भले ही उतनी ही ग्रीड हो जितनी कि किसी कॉरपोरेशन में होती है। वो चल जाती है कि सेंटर ग्रीडी है, लेकिन जो एक्सटीरियर है वो धार्मिक दिख रहा है, बिल्कुल किसी खास रंग का दिख रहा है और एक तरीके के काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, इसलिए लोगों से झेला नहीं जाता। हमारे यहाँ केंद्र विशुद्ध आध्यात्मिक है, लेकिन केंद्र तो केंद्र होता है ना, केंद्र तो एक बिंदु होता है, केंद्र तो निर्गुण होता है, केंद्र नहीं पता चलेगा। और जो केंद्र के चारों तरफ है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, वो दिखाई देगा, और उसको आप देखोगे तो कहोगे अच्छा ये तो फिर एक प्रॉफिट मेकिंग कॉरपोरेशन है। भाई हम इस दुनिया से संघर्ष में हैं, तो हमें उतने ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा ना जितने तरीके से वो कर रहे हैं। अगर मांस बेचने वाली एक कंपनी, $1 बिलियन वैल्यूएशन रखने वाली एक कंपनी फुली प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, तो क्या हम प्रोफेशनल और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम ना करें? और नहीं करेंगे तो क्या उनका मुकाबला कर लेंगे? अगर वो अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं तो हम करें कि ना करें? और हमारी उनसे ज़्यादा होनी चाहिए या कम? ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेरा काम ये रहा है कि और ज़्यादा 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 आगे बढ़ना। कैसे आगे बढ़ना? केंद्र को और स्थिर करना अध्यात्म में, और जो बॉडी है उसको और गति से घुमाना। लोगों से दोनों ही चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। केंद्र पर इतनी गहराई और इतनी स्थिरता भी नहीं बर्दाश्त होती, और परिधि पर इतनी गति भी नहीं बर्दाश्त होती। इतनी गति होती है, लोग बाप रे बाप, यहाँ तो खासकर जो लोग कम्युनिटी से में थे
और फिर आ जाते हैं, संस्था ज्वाइन करते हैं। 8 दिन चल जाएं बड़ी बात है। उनको इतनी धमकी देते हैं इंटरव्यू के समय पर कि तुम नहीं चलोगे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। आचार्य जी को दिल, जिगर, जान, किडनी, लिवर सब दे दिया है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम आ गए हैं, सब घर द्वार छोड़ के आचार्य जी के लिए आ गए हैं, आ गए हैं, हम यहीं रहेंगे। कई तो कहते हैं, धमकी देते, कहते हैं आमरण अनशन कर लेंगे, कहते हैं आचार्य जी आपके द्वार पर कुत्ता बनकर बैठ जाएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमें यहीं रख लो, ऐसे कर लो, वो कर लो। सचमुच में ये हुआ पड़ा है। एक बार बाहर था मैं मुझे वापस नहीं लौटने दी, बोले आप लौटिएगा नहीं, यहाँ बाहर 2-4 फिर रहे हैं, वो घुसने नहीं देंगे आपको अंदर। और अगर अंदर ले लो तो जो दिखाई देता है वो कल्पनाओं से बिल्कुल अलग होता है। कल्पना आपकी ये होती है कि जैसा मैं आपके सामने स्क्रीन पर आता हूँ ऐसा ही मैं दिन भर रहता हूँगा, कि यहाँ बोधसल के गलियारों से गुजर रहा हूँ और ऐसे करके दोहा भजन कुछ गा रहा हूँ। और मैं ऐसे नहीं गुजर रहा गलियारों से दोहा भजन गाते हुए, क्योंकि संसाधन कम है और काम ज़्यादा करना है। और वो यहाँ आते मेरा कुछ और ही रूप देखते हैं। खैर मुझे तो नहीं देखने पाते, पर जो नियम कानून प्रक्रियाएं प्रोसेसेस देख रहे हैं वो तो मेरे ही हैं। तो उनको लगता है धोखा हो गया। स्क्रीन पर तो ये अध्यात्म की बात करते थे, पर अंदर आया तो क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तो सब कुछ वही है। इतने से इतने बजे आप 8 बजे के 8:30 तक सो रहे थे और ये हमारे प्रोसेस ने पकड़ लिया है। नहीं तो गजब हो गया। अरे थोड़ा सो लिए, रामकुमारी थी तो क्या गलत कर दिया। पहले भी तो स्क्रीन के पीछे सोते ही थे जब आप सेशन लेते थे बेटा, तब चल जाता था। अब अंदर आ गए तो नहीं चलेगा, पकड़े जाओगे। समझ में आ रही है बात? किसी झूठे भरोसे मत रहिएगा। मेरा साथ छूटना इस दुनिया की सबसे आसान बात है और मेरे साथ चलना बहुत बहुत कठिन बात है। मैं कैसे आपको गारंटी दे दूं कि आप मेरे साथ चल लोगे? नहीं चल पाया कोई, मैंने तो प्रमाण देखा है। 20 साल में कौन मेरे साथ चल पाया? और मेरे लिए एक जीवन का बड़ा अपने व्यक्तिगत तौर पर दुख रहा है कि नहीं चल पाए लोग मेरे साथ। मेरी पूरी कोशिश के बाद भी सब कुछ, बस एक चीज़ थी मैं जिसको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उस पर समझौता नहीं कर सकते। वो ये है कि काम और मिशन को ही थोड़ा कम कर दो तो आपके साथ चल लेंगे। नहीं, तुम अगर मेरे साथ इस शर्त पे चलोगे कि मैं काम में कुछ समझौता कर लूँ तो फिर मैं तैयार हूँ कि तुम छूट जाओ पीछे। इतने लोग छूटे हैं पीछे, मैं आपको कैसे गारंटी दे दूं कि आप नहीं छूटोगे पीछे? और एक और बात बोलता हूं, जो पीछे छूटते हैं ना उसमें से 90% भली भांति जानते हैं कि पीछे इसलिए छूटे क्योंकि उन्होंने चुना पीछे छूटना। तो फिर वो सिर्फ पीछे छूटते नहीं हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। वो फिर कब नजर भी नहीं आते, क्योंकि यहां जो होता है ना वो एक तरह का प्रेम संबंध है और पीछे छूटना एक तरह का ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप होने के बाद आप अपने एक्स से क्या हाय हेलो भी करना पसंद करते हो? मुश्किल है, नहीं होता। फिर आप ये चाहते हो इसको परमानेंटली डिलीट कर दूं, यही होता है ना। तो यहां ऐसा ही होता है। जिस दिन आप मुझे छोड़ते हो उस दिन के बाद ये नहीं कि अब यदा कदा हम इनके सत्र सुन लेंगे या कुछ होगा। जिस दिन आप मुझे छोड़ोगे उस दिन आप मुझे पूरी तरह छोड़ोगे, आपको बता दे रहा हूं। और इतना ही नहीं होगा पूरी तरह छोड़ो, ये भी आपने देखा होगा कि जब ब्रेकअप होता है तो कई बार छोड़ने के बाद गाली गलौज बहुत होती है, बहुत भयानक गाली गलौज होती है। आप वो भी कर सकते हो। आप जो अभी यहाँ बैठे हो इतने प्रेम से, बहुत संभव है कि आप जिस दिन छोड़ो उस दिन गाली दे के छोड़ो। क्यों दोगे गाली? वही बता देता हूं। आपको पता होगा कि वो जो छूटा है वो आपकी असमर्थता का प्रमाण है। मुझको छोड़ना आपको दिखाई देगा कि आपकी नाकाबिलियत का प्रमाण है। मैं इसलिए नहीं छूटा हूं कि मैं आपको छोड़ना चाहता था, मैं इसलिए छूटा हूं क्योंकि आप मेरे साथ चल नहीं पाए। मैं तो कह रहा था कि कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो, बस मैं अपनी गति कम नहीं कर सकता। आपको मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आप मेरी गति के साथ नहीं चल पाए। और ये बात आपको बहुत चुभेगी, बहुत चुभेगी।
आप जितनी बार याद करोगे कि आपने मुझे क्यों छोड़ा, आपको याद आएगा कि आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते थे, आप मेहनत नहीं करना चाहते थे, आप कीमत नहीं अदा करना चाहते थे। और इतनी ईमानदारी होगी नहीं कि आप स्वीकार कर पाओ कि आपने चुनाव करके छोड़ा है। तो फिर आप सारा दोष किस पर डालोगे? मेरे ऊपर डालोगे। और दोष ज़्यादा यही डालोगे कि यहाँ तो जो था कॉरपोरेट चीज़ थी, ये थी, वो थी, ये था। कुछ बोलना है तो कुछ तो बोलने के लिए होना ही चाहिए ना, कुछ भी बोलो फिर तो। मैं आपको कहीं नहीं ले जा रहा। मैं आपको जहां ले जा रहा हूं वो जगह वो है जहां बचोगे ही नहीं। मेरे साथ चलने का मतलब है कि जैसे जैसे कोई ग्लेशियर आगे बढ़ता है, वो कहां पहुंचता है? कहां पहुंचता है? हाँ, हाँ, मेरे साथ चलने का ये मतलब है आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, आप बस मिटने वाले हो। कौन चलेगा मेरे साथ? ना आप चल सकते हो, ना मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप अंत तक मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि वो अंत यात्रा का अंत नहीं होगा, वो अंत आपका अंत होगा। कौन ऐसा पागल है जो अपना अंत कराने के लिए मेरे साथ चले? कभी ना कभी तो आप टपकोगे ही। और जो जितने ज्यादा अवधि तक मेरे साथ रहकर टपकता है, वो उतना ज्यादा जहरीला होकर फिर डसता है। अब मैं ये सब बोल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप चलो मेरे साथ, मैं चाह रहा हूं अंत तक चलो मेरे साथ, पर व्यवहारिक रूप से मुझे ये भी पता है कि बड़ा मुश्किल है। अब मैं फूल्स पैराडाइज में थोड़ी रहूंगा कि मैं उम्मीद करूं कि आप सब यहाँ आ गए हो, अब हम बस इकट्ठे लल्ला लल्ला लोरी करेंगे, और अब ऐसे थोड़ी होने वाला है। ना हुआ है, 20 साल से देख रहा हूं। और मैं कुछ बदल नहीं सकता, इसमें मैं क्या बदलूं बताओ? मैं अपनी गति रोक दूं? गति पहले रोक दी होती तो आप लोग आज यहां नहीं होते। होते क्या? ये जो मेरे सामने आज मुश्किल है या सवाल है, ये तो 10 साल पहले भी था। 10 साल पहले ही मैंने कह दिया होता कि अगर मैं इतनी गति से चलूंगा तो कोई मेरे साथ नहीं चल पाएगा, तो अपनी गति कम कर दो। मैंने गति कम कर दी होती तो क्या आप लोग आज बैठे होते यहाँ पर? तो गति तो मैं कम करने वाला हूं नहीं। हम्म हमारा तो है कि एक्सिलरेटिंग टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन, जस्ट लाइक द अर्थ। तो हम तो अब आप में उतना पागलपन अगर होगा किसी में तो वो साथ बना रहेगा, बाकी सब तो कभी ना कभी इधर उधर। जी, थोड़ा सा अभी हम भाया बस रोकना। क्या करना? नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा उधर टॉयलेट है। अब बस रोक ही नहीं कि वो उतर करके फिर सीधे खेतों की तरफ भागे। हम आपसे हम आपसे किसी तरह का इसमें एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगेंगे। मत बताइए कि भाया बस क्यों रुकवानी है, बस इतना कह दीजिए बस रोकना। बस रुक जाएगी, उतर जाएगी। हर महीने आपको मौका मिलता है बस से उतरने का, हर महीने मौका मिल रहा है। हाँ, कुछ लोगों को खुद को थोड़ा भरोसा देना होता है तो कहते हैं हर महीने हम अपने आप को ये मौका देंगे ही नहीं। वो फिर 2 महीने 4 महीने के लिए अपने आप को बांध देते हैं, तो उन्हें 4 महीने बाद मौका मिल जाता है। पर मौका तो सभी को मिल जाता है। देखिए, ये जो हम लिख रहे हैं ना, वो कोई रोमांटिक उपन्यास नहीं है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई बहुत जिसको हम तो लोक भाषा में सुखद अंत कहते हो, वो चीज़ होने वाली हो। सच की कहानी हमारी छवियों, हमारी कल्पनाओं के पार की होती है। सुखद अंत लोक कथाओं के होते हैं। हम लोक कथा तो लिख नहीं रहे। तो मुझे खुद को लेके भी कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि मेरा कोई बहुत सुखद अंत होगा जीवन यात्रा का। ठीक है, तो हाँ, जिनको अभी जो अभी बर्दाश्त कर पा रहे हैं मुझे, वो साथ चलते रहें। जब तक आप बर्दाश्त कर रहे हो चलते रहो। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब आप मुझे नहीं झेल पाओगे, बस रुक जाएगी, उधर जाना, चल देना जहाँ जाना है।
नमस्ते आचार्य जी। जैसे आपने ना अभी इस बच्चे को समझाया कि इसकी मौज मस्ती वाली चीज़ की खुल कर रहो, तो मुझे भी ऐसा जवानी में फ़ील होता है कि यार कैसे मतलब खुल के रहना है। तो आपके पास आए हैं तो वो मौज वाला टच मिल गया है, लेकिन या तो हमारे संग ये समय का कह लो या कुछ भी, जो आपके साथ पहले जुड़े थे ना मेंबर्स, उनको आपके साथ थोड़ा पर्सनल टाइम शिविर वगैरह का वो वाला मिल गया। हमें क्या कमरे बंद में या घर सेशंस में वो वाला टाइम मिलता है, वो पर्सनल टच आप हम युद्ध में तो ढकेल दिए गए हैं, लेकिन वो पर्सनल टच मिस हो गया है। मैं मिशन को वास्तव में समझना चाहती हूँ कि एक डर वो जो लगता है ना, वो ये लगता है कि क्या आपके संग वो मौज वाले क्षण मिल पाएंगे कि नहीं, कॉरपोरेट में झोंक दो, हाँ ये लगता है। कॉरपोरेट में जानना चाहती हूँ मैं कि कॉरपोरेट में वास्तव में मिशन का काम क्या है, फैलाना, वेदांत को फैलाना, क्या? बेटा आपने वो मौज वाली ही रिकॉर्डिंग देखी है बस। मौज मतलब काम वाली भी मौज काम कि वाली नहीं कैसे? मौज, जो बाकी भी सब देखा है ना। अब हर चीज़ थोड़ी रिकॉर्ड हुई पड़ी है। एक टच कई तरह का हो सकता है। एक टच हो सकता है वेयर वन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द अदर विद अ स्पीड ऑफ लेट से 1 मीटर पर सेकेंड। और टच एक ये भी हो सकता है वेयर वन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द अदर विद 100 मीटर पर सेकेंड। संस्था में कोई नहीं है जिसके टच ऑफ द काइंड टू T2 ना मिला हो। T2 कहाँ गया? जो भी है, तो वो छोड़ो। वो मतलब बहुत मुश्किल काम है मेरे आसपास रहना, बहुत बहुत मुश्किल काम है आसपास रहना। उतना वो नहीं है कि आचार्य जी तो बस टेडी टेडी बियर की तरह सबको हंसाते हैं और फिर गाना वाना गवा करके बोध संदेश पिलाते हैं। ये सब नहीं होता है। वो शिविर का मौका आप करिए ना। अब शिविर और औरों को कराइए। दूसरों में बांटिए। हो गया, मैं जितना दे सकता हूँ दे रहा हूँ अपनी ओर से। तो शिविर का मौका बिल्कुल मिलेगा, पर वो शिविर आप आयोजित करोगे। आप आयोजित करिए, दूसरों में बांटिए। मुझसे अब ये उम्मीद रखेंगे कि मैं ही करूं आयोजित, तो पता नहीं, मेरा भी एक समय था, कर लिया था। है ना? अब आपका समय है, आप करो। अपने परिवार वालों के साथ ही शुरू करो। नहीं, वो मुश्किल फेस करनी है, जैसे आप कहते हैं बहुत मुश्किल होता है कि जब पास रहते हैं तो नीति करना, तोड़ना अपने आप को आसान लगता है। आप जो जिस तल पर सोच रहे हो मुश्किल है, उससे किसी अलग तल पे मुश्किल है। और आप जितना जितना सोच रहे हो मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है। मुझे अभी इतना नहीं आप पर भरोसा है कि आप टूटोगे नहीं। मैं क्या बोलूं? मैं कैसे आप पर भरोसा कर लूं? बता, एक बात बताओ। चलो, आप इतनी खुली खुली बात करना चाहते हो तो मैं एक टीचर हूं, ठीक है? मैं बायो का या जूलॉजी का टीचर हूं। बायो। मैं यहाँ पे आपको पीछे एक स्लाइड पर, ठीक है, स्क्रीन पर दिखाऊं कि कार्निवोर्स वायलेंट एनिमल्स कौन से होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कितने तरीके से मैं आपको तेंदुआ दिखा रहा हूँ, चीता दिखा रहा हूँ, बाघ दिखा रहा हूँ, सिंह दिखा रहा हूँ, सांड दिखा रहा हूँ, हिप्पो, गैंडा, सब जो हाथी दिखा रहा हूँ। और आप बोलो सब सीख लिया, सब सीख लिया। मैं परीक्षा भी लूँ तो उस परीक्षा में भी आपके नंबर आ जाएं। परीक्षा में विकल्प आ गए ABCDE, और उसमें पूछा इसमें से कौन कौन से हिंसक पशु हैं, और आपने बिल्कुल टिक कर दिया। ये सब है, और आप बहुत खुश हो गए। और आप कह रहे हो आचार्य जी आप जो सिखा रहे हो तो सब हमने सीख ही लिया है। अब हम पूरे तरह से समझ गए। अब हम आपके साथ चल सकते हैं क्या जंगल में? अब तो हमने जंगल में जितने खतरे होते हैं आपके साथ सीख ही लिए हैं। तो हम जंगल में जा सकते हैं बिल्कुल बेखटके, निरापद, कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं आपका मुंह तकता हूँ। क्यों मुंह तकता हूँ? क्योंकि मैंने देखा है कि आप यहाँ से बाहर निकलते हो और भेड़िया घूम रहा है। बस भेड़िए ने या तो कॉर्पोरेट कपड़े पहन रखे हैं या धार्मिक कपड़े पहन रखे हैं। कॉर्पोरेट कपड़े पहन रखे हैं तो आप जा करके उसको इज्जत दे रहे हो, और धार्मिक कपड़े पहन रखे हैं तो आप जा करके उसका चरण स्पर्श कर रहे हो।
अगर जो मैंने सिद्धांत आपको यहाँ सिखाए आपने सीखे होते तो बाहर क्या आप ये व्यवहार कर रहे होते? यहाँ आप कहते हो कि आप सब सीख गए कि माया क्या होती है और कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, और मैं आपकी जिंदगियों को देखता हूं तो उसी माया को आपने अभी भी गले लगा रखा है, तो मैं आप पे भरोसा करूं फिर? बीच बीच में कम्युनिटी में ही कोई आकर के लोक धर्म का कोई मुद्दा कम्युनिटी पे डाल देता है। कभी वो फिल्म से संबंधित हो सकता है कि कोई फिल्म आई है उसके बारे में कुछ लिख दिया, कभी किसी बाबा से संबंधित, कभी किसी राजनेता से संबंधित, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित, कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में उससे संबंधित। माने ऐसी चीज़ जो दुनिया में चल रही है, दुनियादारी की कोई बात ला करके कम्युनिटी पे कोई डाल देता है, और वहाँ आपके जो जवाब आते हैं उनका गीता या मुझसे कोई लेना ही देना नहीं होता। वहाँ आपके जवाब आते हैं आपकी ही पुरानी मान्यताओं से। आचार्य जी ने भले ही सिखाया होगा कि भेड़िया घातक होता है, पर भेड़िया तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और बहुत पुराना दोस्त है, और मुझे परंपरा में सिखाया गया है कि भेड़िया अच्छा होता है, तो मैं तो भेड़िए को अच्छा ही मानूंगी। भले ही आचार्य जी ने बता दिया हो कि भेड़िया कितना गड़बड़ है। मैंने बता दिया भेड़िया गड़बड़ है, एग्जाम में भी भेड़िया गड़बड़ है लिख के आपने नंबर ले लिए, पर जिंदगी से तो भेड़िया आप नहीं निकाल पा रहे हो। ना अपने धर्म से भेड़िया निकाल पा रहे हो, ना अपनी पॉलिटिक्स से भेड़िया निकाल पा रहे हो, ना अपने कंजम्पशन से भेड़िया निकाल पा रहे हो, तो मैं क्या भरोसा करूं आप पर? जब भी कोई विवादास्पद पोस्ट डल जाती है कम्युनिटी पर, पक्का होता है कि कम से कम 10-20 लोगों को उस पोस्ट के चलते ही संस्था अब कम्युनिटी से बाहर करेगी, क्योंकि उस पोस्ट के नीचे लोग आके अपने जो जातिगत पूर्वाग्रह होते हैं, धर्मगत पूर्वाग्रह होते हैं, संस्कारगत पूर्वाग्रह होते हैं, राजनीतिगत पूर्वाग्रह होते हैं, वो सब वहाँ आके उड़ेलना शुरू कर देते हैं। और उसमें ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी उस पर लिखा होता है प्रोफाइल पर 1 ईयर 8 months, 1 ईयर 7 months। तुम पौने 2 साल से मेरे साथ हो, पौने 2 साल से तुम कह रहे हो कि तुम गीता के साथ हो, और इतिहास का तुम्हारा जो फेवरेट कैरेक्टर है उसके बारे में वेदांत ने कुछ और बता दिया, तो तुम भड़क गए कि नहीं, इससे तो जो मेरा जातिगत और समुदायगत और क्षेत्रगत अहंकार है वो चोट खाता है, तो मैं अब यहां पे आकर के नारे लगाऊंगा। तो मैं तुम पे भरोसा करूं? ये तो छोड़िए कि मैं ये भरोसा करूं कि आप बाहर जाके कुछ अच्छा कर लोगे, मुझे तो अभी ये भी भरोसा नहीं है कि कल को मेरे ऊपर कोई आक्षेप लगता है तो आप मेरे साथ खड़े भी रह पाओगे। क्योंकि आक्षेप वही लगेगा, उसी दिशा से लगेगा जिस दिशा से आपके संस्कार आ रहे हैं। तो आक्षेप ऐसे ही लगेगा कि आपके भी पुराने संस्कार बिल्कुल तिलमिला के खड़े हो जाएं। आप सब भूल जाओगे, गीता वेदांत वगैरह सब भूल जाओगे, आपको बस आपके पुराना इतिहास और संस्कार यही याद रह जाएंगे, आपको आपका पूरा लोक धर्म यही याद रह जाएगा। इसका समाधान क्या है मुझे नहीं पता। कितने के टेस्ट लूं, कैसे टेस्ट लूं? ऐसा टेस्ट तो सब्जेक्टिव होगा। मैं 20, 40, 50 हजार लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट लूं? सब्जेक्टिव समझते हो ना? फिर ऑनलाइन नहीं हो सकता, फिर किसी व्यक्ति को बैठ के परखना पड़ेगा एक एक को। एक समय था जब मेरे पास समय था, मैं एक एक को बैठ के परख सकता था। आज मैं एक एक को बैठ के कैसे परखूं? और परखने की कीमत भी होती है। परखा और जिसको व्यक्तिगत रूप से परखा वो ठीक नहीं निकला, तो फिर वो आपके प्रति व्यक्तिगत द्वेष लेकर के जाता है। वो कहता है इन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से परखा, इन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से खारिज किया, तो अब ये व्यक्तिगत रूप से मेरे दुश्मन हो गए। जहां मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं भी कर रहा, लोग मुझसे वहां भी व्यक्तिगत दुश्मनी रख रहे हैं। अब मैं व्यक्तिगत रूप से ही आपको परखूं और आपको रिजेक्ट कर दूं, तो आप क्या करोगे फिर? और रिजेक्ट तो बहुत होंगे, और जितने रिजेक्ट होंगे ये बाहर जाके अपनी अलग संस्था बना लेंगे, और पता नहीं वहां से क्या करें, चढ़ाई कर दें। जिस दिन मुझे आप पर भरोसा आ जाएगा उस दिन जो होना है वो मैं खुद ही करूंगा, आपको मांग नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है मुझे आप पे भरोसा आ जाए तो मैं आपके घर टिकट भेज दूं, आ जाओ। बिल्कुल हो सकता है। टिकट छोड़ दो, ये भी हो सकता है जो जानते हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो, मैंने जाके उनके घरों से उठाए हुए हैं उनको।
मुझे जिस पर भरोसा आ जाता है, जिसको मैं अपना लेता हूँ, वहाँ फिर मैं कोई सीमा नहीं रखता। लोगों के घरों में घुस के चलो बैठो, फिर पीछे से कोई फ़ोन करता रहे, पुलिस करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम देख लेंगे। लेकिन जब नहीं भरोसा है तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। आप अभी क्या साधारण प्रक्रियाएं भी समझते हो? आप मेरे पास इसीलिए आ पाए क्योंकि आप मेरी बात सुन पाए, लिसनिंग थी, तभी आ पाए ना। जिसको ऐसा कर दोगे आप कि वो मेरी बात अब सुन ही ना पाए, दुष्प्रचार कर करके अगर किसी को ऐसा कर दिया कि वो मेरी बात सुन ही नहीं सकता, वो कभी आएगा मेरे पास? आएगा क्या? फिर पर उस दुष्प्रचार का अगर कोई उत्तर भी देने जा रहा था तो संस्था में सैकड़ों लोग थे जिन्हें बड़ी समस्या हो गई थी, नैतिक समस्या, कि हम क्यों, हम हैं ना, हमसे बात करिए आचार्य जी, और कोई अब क्यों आए आपके पास? हम आ गए ना, हमने बस की सारी सीटें हमने घेर ली हैं, और कोई क्यों चढ़े अब? जब अभी आप पूरी प्रक्रिया ही नहीं समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, तो आपको बहुत भीतर लाने में गड़बड़ हो जाएगी। आप समझोगे ही नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं और आप पर न जाने क्या प्रभाव पड़ जाए। आप तो ये तक नहीं समझते कि ज्यादातर लोग, एक तो ये कि मिशन के फैलने के लिए जरूरी है कि पहले कोई बात सुने, दूसरी बात, लोग बात नहीं सुन पा रहे हैं उसका कारण ही यही है कि बहुत ज्यादा दुष्प्रचार हुआ है। और उसके आगे की एक और बात कि जिन्होंने दुष्प्रचार किया उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि मैंने आप तक अपनी बात पहुंचाई है, वरना उन्हें मुझसे क्या रंजिश है। ये ज्यादातर लोग ये वही हैं जिनके घर का कोई ना कोई सदस्य मुझे सुन रहा है, उन्हें यही समस्या है, और इसलिए उन्होंने अब कसम खाई है कि अब ऐसे ही सोचो, एक आदमी है साधारण, जैसा चलता है लोग धार्मिक परिवार, वो अपनी पत्नी से साधारण तरह का ही संबंध रखता है, जिसमें शोषण भी है, जिसमें भ्रूण हत्या भी है, जिसमें दहेज भी है, जिसमें सब कुछ है। पत्नी मुझे सुनने लगती है, खड़ी हो जाती है, कहती है कि ये सब अब नहीं चलेगा। ये जो पति है ये मेरा कट्टर दुश्मन अब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मुझे कोई गाली भी दे रहा है तो इसलिए नहीं दे रहा कि उससे मुझसे कोई व्यक्तिगत समस्या है, मुझे गाली भी इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने आपको बचाया है। बहुतों को तो भी ये तक नहीं समझ में आता, मैं उन्हें अपने कितने निकट आने दूं। आप लोग आधा तो मुझे भी बाबा ही मानते हो। अभी आप पहले समझ तो लो मैं हूं कौन। नोट्स बना लिए उसने सारे, देखिए। बताइए। ये कविता लिखा हूँ। हम्म, कविता रहने दो बेटा, आप पोस्ट कर देना। हाँ, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कभी तो मैं खुद ही था, जिंदगी कविता बना लो, जिंदगी को कविता बना लो। एक समय था जब मैं सोचता था कि कविता को ही जिंदगी बना लूंगा, मुझे कवि ही बनना था, फिर जिंदगी कविता बन गई। बस बस बढ़िया, अच्छा है। जिंदगी को कविता बना लो, जो लिखा है ना उसको जियो, यही चाहता हूँ।